मैं अंधेरे रास्ते में उस लड़की के पीछे चलता ही चला जा रहा था, लेकिन वह कहाँ जा रही थी मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। थोड़ी ही देर के बाद वह एक सुरंग में चली गई। मैं भी उसके पीछे ही चल रहा था, पर आगे जाकर वह कहीं पर खो गई। वहाँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। 10 मिनट की जद्दोजहद के बाद अचानक ही मुझे एक कमरे से किसी लड़की की कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दीं। मैं तुरंत ही उस आवाज़ की दिशा में आगे बढ़ा तो सामने के कमरे में जो नज़ारा मैंने देखा, मेरे तो होश ही उड़ गए। वहाँ उसे एक लड़की के साथ 4 बाबा थे और वह जो उसके साथ कर रहे थे, उसे देख मेरी तो सांसें चढ़ने लगीं। ऐसा नज़ारा तो आज तक मैंने कभी भी नहीं देखा था। मेरे तो जैसे पैर ही जम गए। वैसा बारी बारी लगातार 5 घंटे तक उसके साथ। मेरा नाम अमर है। मैं उत्तराखंड के एक गांव का रहने वाला हूं। मैं एक मिडिल क्लास परिवार से आता हूं और शुरू से ही मुझे प्रकृति से बहुत लगाव है, क्योंकि मैं एक ऐसी प्राकृतिक जगह पर पैदा हुआ था जहां प्रकृति को बहुत महत्व दिया जाता था। और इसीलिए मैं शुरू से यही चाहता था कि मैं बड़े होकर कोई ऐसी नौकरी करूं जिससे मेरी प्रगति कभी भी मुझसे ना छूट पाए, क्योंकि मुझे अपना पहाड़ी जीवन बहुत प्यारा था। मेरे पिता के देहांत के बाद मेरे घर की पूरी जिम्मेदारी मेरे ही कंधों पर आ गई। हम 3 भाई बहन थे, जिसमें सबसे बड़ा मैं था और उसके बाद मेरी एक बहन और फिर एक छोटा भाई। मेरी छोटी बहन ने अभी अभी कॉलेज जाना शुरू किया था और वह अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी और मेरा छोटा भाई अभी 9वीं क्लास में था। इधर मैं भी दिन रात मेहनत कर रहा था ताकि मुझे कोई ऐसी नौकरी मिल जाए जिससे मैं अपने घर का खर्च भी उठा सकूं और अपने भाई बहनों को एक अच्छी शिक्षा दिला सकूं। लेकिन ये सब में बहुत ही ज़्यादा समय लग रहा था, जिससे मेरा धीरे धीरे मनोबल गिरने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पता नहीं मैं अपने जीवन में कुछ कर पाऊंगा या नहीं, क्योंकि मेरे साथ वाले जितने भी दोस्त थे वह बहुत अच्छी अच्छी जगह पर लग चुके थे। कोई इंजीनियर बन चुका था, तो कोई रिसर्च के क्षेत्र में था, तो कोई पुलिस में था, लेकिन बस एक अकेला मैं ही रह गया था जिसकी अभी तक नौकरी नहीं लगी थी। लेकिन मैं जब भी अपनी माँ का चेहरा देखता तो मुझे हौसला मिलता कि मुझे कुछ ना कुछ करके ज़रूर दिखाना है। इसीलिए मैंने अपनी तैयारी नहीं छोड़ी और आखिर भगवान ने मुझे मेरी मेहनत का फल दे दिया। मेरी नौकरी वन विभाग में लग गई। सच कहूँ तो जैसा मैं चाहता था मेरे साथ ठीक वैसा ही हुआ। मैं अपनी प्रकृति से कभी भी दूर नहीं जाना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि मैं एक ऐसी नौकरी करूं जहां मैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बीच में फंस जाऊं, जहां से मुझे ना तो कभी आसमान दिखाई दे, ना ही तारे, ना कभी पंछियों की आवाज़ सुनाई दे, ना बहते पानी की आवाज़। मैं हमेशा खुली हवा में सांस लेना चाहता था और भगवान ने देर से ही सही, लेकिन मुझे वही दिया था जिसमें मेरी खुशी थी। सबसे पहली पोस्टिंग मेरी हिमाचल के जंगलों में हुई। वहाँ पर 2 साल नौकरी करने के बाद मेरा ट्रांसफ़र मेरे ही गांव के पास के इलाके में कर दिया गया, जिससे मैं बहुत ज़्यादा खुश था। मेरी ये पोस्टिंग विशेष तौर पर इसलिए की गई थी क्योंकि जिस इलाके में मुझे भेजा जा रहा था वहाँ कुछ महीनों से जंगली जानवरों का हमला बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और जो किसी की भी पकड़ में नहीं आ रहा था। मेरे ट्रांसफ़र की खबर सुनकर मेरे घर वाले बहुत खुश थे, क्योंकि इससे मुझे अपने घर पर रहने का मौका मिलता। वन्यजीव के इलाकों में तस्करों की घुसपैठ हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी, जो जंगली जानवरों के अंगों को बेचकर करोड़ों में मुनाफा कमाना चाहते थे। और अब मेरे कंधों पर ये पूरी जिम्मेदारी थी कि मैं इस तरह के किसी भी काम को होने से रोक सकूं। जब मैं घर पहुंचा तो मेरे घर वाले बहुत खुश थे। मैं भी अपने गांव में आकर बहुत सुकून महसूस कर रहा था। 2 दिन के बाद ही मैंने अपनी ड्यूटी को ज्वाइन कर लिया। मेरी ड्यूटी के पहले दिन ही आधी रात को जब मैं अपनी पोस्ट पर पहरा दे रहा था, तभी मैंने एक अजीब सी रोशनी को जंगल के बीचों बीच से गुजरते हुए देखा। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये अजीब सी रोशनी किस चीज़ की है, लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद कोई है जो जंगल में किसी भी तरह की कोई गलत गतिविधि कर रहा है। इसलिए मैंने तुरंत ही उस रोशनी का पीछा किया।
लेकिन थोड़ी ही दूर पीछा करने के बाद वह रोशनी अचानक ही न जाने जंगल के अंधेरे में कहाँ गायब हो गई। और फिर मैं समझ नहीं पाया कि आखिर वह सब क्या था। सुबह जब लौट कर घर आया तो माँ ने कहा कि 2-3 घंटे आराम करने के बाद मैं उनके साथ चलूँ। मैंने उनसे पूछा कि आखिर आप मुझे कहाँ लेकर जाना चाहती हैं, तो वह कहने लगीं कि हमारे गांव से 2 किलोमीटर दूर एक बहुत ही माने हुए बाबा जी आए हुए हैं और वह जिस किसी को भी आशीर्वाद दे देते हैं उसकी मनचाही मुराद पूरी हो जाती है। और मैं चाहती हूँ कि अब मेरे बेटे के लिए मुझे एक बहुत ही सुंदर और सुशील बहू मिल जाए। मैंने माँ से कहा कि कहाँ आप ये बहू वगैरह के चक्कर में पड़ी हुई हैं। अभी तो मुझे शादी के अलावा और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी हैं। शादी तो मैं बाद में भी करता रहूँगा, लेकिन मेरी माँ ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और वह मुझे अपने साथ बाबा जी के यहाँ लेकर गई। वहाँ पहुँचने पर मैंने देखा कि वहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग आए हुए थे और सभी में होड़ सी लगी हुई थी बाबा जी के आशीर्वाद को पाने के लिए। वैसे तो मैं बाबा वगैरह में विश्वास नहीं करता, लेकिन बस माँ की इच्छा के लिए मैं उन बाबा के यहाँ पर गया हुआ था। लेकिन वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम लोग उन बाबा जी तक पहुँच ही नहीं पाए। मैंने तो बस उनके दूर से ही दर्शन किए और फिर हम वापस चले आए। घर आकर माँ बहुत ज़्यादा उदास थी। वह कहने लगी कि मैं इतने मन से तुझे अपने साथ लेकर गई थी, लेकिन हम एक बार भी उनके पास पहुँच नहीं पाए। मैंने माँ से कहा कि कोई बात नहीं माँ, अगली बार हम लोग ज़रूर बाबा जी तक पहुँच जाएंगे, आप अपना दिल छोटा ना करें। अगले दिन जब मैं अपनी ड्यूटी पर था तो आधी रात के करीब मुझे फिर से ऐसा लगा जंगल के बीचों बीच से कोई रोशनी सी गुजर रही है। मैं इस बार बिना देरी किए तुरंत ही उस रोशनी के पीछे गया और कुछ ही दूर पर जाकर मुझे एहसास हुआ कि ये कोई लड़की है। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित था कि आखिर इतनी रात को इस घने अंधेरे जंगल में ये अकेली लड़की यहाँ क्या कर रही है। क्या इसे डर नहीं लग रहा? फिर ना जाने क्यों, लेकिन अचानक ही मेरे मन में भूत प्रेत के ख्याल आने लगे, जिसकी वजह से मुझे पसीना आने लगा, क्योंकि मैंने माँ के मुँह से और आसपास की औरतों के मुँह से कई बार इस तरह की चुड़ैल आत्माओं के बारे में सुन रखा था, जो कि आधी रात को जंगल में या सुनसान इलाकों में यहाँ वहाँ भटकती थी। और फिर पहाड़ी चुड़ैलों के तो किस्से बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं। कहते हैं कि पहाड़ी चुड़ैलें हद से ज़्यादा खतरनाक होती हैं। अगर वह एक बार किसी के पीछे पड़ जाएं तो फिर उस इंसान की जान लेकर ही मानती हैं। दिल बार बार चीख चीख कर कह रहा था कि मैं इस लड़की का पीछा आज ना करूं, लेकिन ड्यूटी ही कुछ ऐसी थी कि चाहे डर लग रहा हो या फिर कुछ भी हो, लेकिन मुझे देखना तो था ही कि आखिर ये सब क्या है। कुछ दूर पीछा करने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ये लड़की कोई चुड़ैल नहीं है, क्योंकि उसका साया ज़मीन पर मुझे दिख रहा था। जिस वजह से जब मेरा थोड़ा डर कम हुआ तो मैं अपने कदमों की रफ्तार और तेज़ कर दी और उसके करीब पहुंचने की कोशिश करने लगा। लेकिन वह लड़की बहुत ही फुर्ती से आगे की तरफ बढ़ती ही चली जा रही थी, जिससे धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वह लड़की भी इस घने अंधेरे जंगल में अकेले चलने से डर रही है। इसी बीच कहीं से अचानक ही बहुत तेज़ सियार के रोने की आवाज़ आने लगी, जिससे मैं बुरी तरह से चौंक गया और यहाँ वहाँ देखने लगा। लेकिन कहते हैं ना कि नज़र हटी और दुर्घटना घटी। मैंने जैसे ही दूसरी तरफ अपनी नज़र घुमाई कि तभी दोबारा जब सामने देखा तो वह लड़की मेरी आंखों के सामने से ओझल हो चुकी थी। अब ये देखकर तो मैं बुरी तरह से चौंका और फिर से मेरे मन में यही ख्याल आने लगा कि कहीं वह लड़की सच में चुड़ैल तो नहीं थी। मेरे दिमाग और दिल में एक जंग सी छिड़ गई, क्योंकि अगर वह लड़की चुड़ैल थी तो फिर वह हाथ में मोमबत्ती लेकर कैसे चल सकती थी। और फिर उसका साया मैंने खुद अपनी आँखों से ज़मीन पर देखा था। लेकिन अगर वह लड़की चुड़ैल नहीं थी तो फिर इस घने जंगल में इसके बीचों बीच में से वो अचानक से वह लड़की कहाँ गायब हो गई? क्या उसे धरती खा गई या उसे आसमान खा गया? मैं उसे आसपास बहुत बार देखता रहा, लेकिन वह लड़की मुझे कहीं भी दिखाई ही नहीं दी। मेरे तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। ये सब कुछ एक पहेली की तरह बन चुका था।
सुबह सुबह जब मैं अपने घर वापस आया तो देखा कि वहाँ पर गांव में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। भीड़ को देखकर मुझे किसी अनहोनी के होने का अंदेशा हुआ। इसीलिए मैं तुरंत ही अपनी माँ के पास गया और मैंने उनसे पूछा कि आखिर बात क्या है। तो माँ ने बताया कि दरअसल एक लड़की गांव से गायब हो गई है और उसकी कहीं भी लाश नहीं मिली है। लोगों का कहना है कि बाघ उस लड़की को खींच कर ले गया है। मैंने माँ से कहा कि लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि बाघ किसी लड़की को खींच कर ले गया है, क्योंकि अभी तो जंगल में बाघ के होने का अंदेशा बहुत ही कम है। मैं तो पूरी रात पूरी सजगता से ड्यूटी कर रहा हूँ, लेकिन मैंने एक बार भी कहीं भी बाघ की ना तो दहाड़ सुनी और ना ही उसके पैरों के निशान मुझे कहीं पर भी दिखाई दिए हैं। इसके साथ ही मेरे साथ और भी जो ऑफिसर्स वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनका भी फ़िलहाल कहना यही है कि इस वक्त बाघ हमारे इस एरिया की तरफ नहीं है। मैंने ये बात गांव वालों को भी बताई, लेकिन कोई भी मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं था। हर कोई यही कह रहा था कि उस लड़की को ज़रूर रात के समय बाघ ले गया है, वरना वह लड़की अचानक से कहाँ गायब हो गई। खैर, दोपहर तक ये पूरा मामला पुलिस तक पहुंच चुका था और पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू कर दी थी। जंगल में खोजबीन के बाद एक जगह पर उसी लड़की के कुछ फटे हुए कपड़ों के टुकड़े मिले, जिनमें खून भी लगा हुआ था, जिससे सभी लोग फिर यही कहने लगे कि हमारा अंदेशा सही था, बाघ ने ही उस लड़की का शिकार कर लिया है। पर मैं अभी भी अपनी बात पर कायम था। लेकिन तभी पुलिस वालों को एक सबूत मिला। उन्होंने हम सभी को बाघ के पंजों के निशान दिखाए और कहा कि अब ये पक्का हो गया है कि ये काम बाघ का ही है। लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था। मैंने जब बाघ के पंजों के निशानों की बहुत अच्छे से जांच की तो मुझे उसमें कुछ गड़बड़ नज़र आई, क्योंकि बाघ के पैरों के जो निशान होते हैं और उनकी जो गहराई होती है, वह गहराई वहाँ पर बने हुए निशानों से तो बिल्कुल भी मैच ही नहीं खा रही थी। मुझे कुछ सालों का एक्सपीरियंस तो था ही, इसीलिए मैंने तुरंत ही पुलिस से कहा कि मुझे इस सब में किसी की साजिश नज़र आ रही है। लेकिन पुलिस वालों का काम देखकर तो मुझे यही लग रहा था कि वह सब खाना पूर्ति करना चाहते हैं और जल्द से जल्द इस केस से अपनी जान छुड़ा लेना चाहते हैं, और इसीलिए वह लोग जानबूझकर इस बाघ वाले एंगल को अपनी तरफ से ही हवा दे रहे हैं, ताकि मामला आराम से जल्दी ठंडा हो जाए और हर कोई इस बात को मानकर चुपचाप बैठ जाए कि उस लड़की का शिकार बाघ ने ही किया है। जबकि असलियत में जो दिखाया जा रहा था वैसा कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे इसी तरह से दिन महीने गुजरते गए और कभी कभी मुझे वो रोशनी जंगल में दिखती और कभी कभी हफ्तों तक कुछ भी जंगल में नज़र नहीं आता। लेकिन मैं आज तक ये पता नहीं लगा पाया कि वह रोशनी कहाँ जाती है, या जो भी लड़कियाँ जंगल के अंदर जा रही होती थीं वह आगे जाकर कहाँ पर गायब हो रही थीं। मैंने इस बात को अभी तक अपने घर में नहीं बताया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि माँ को इन सब बातों के बारे में पता चले, क्योंकि मेरी माँ भूत प्रेतों में हद से ज़्यादा विश्वास करती थी। अगर उन्हें गलती से भी ये बात पता चल जाती कि मैं इस तरह की किसी लड़की के साए को बार बार जंगल में देख रहा हूँ और वो साया न जाने आगे जाकर कहाँ गायब हो जाता है, तब तो मेरी माँ मेरी नौकरी हर हाल में छुड़ा ही देती। क्योंकि माँ का कहना है कि ये एक ऐसी मुसीबत है जो ना तो दिखाई देती है और ना ही सुनाई देती है, और इसीलिए इसका इलाज नामुमकिन के बराबर है। बड़े से बड़े रोग का इलाज है, लेकिन इस रोग का कोई इलाज मिल पाना बहुत ही मुश्किल है। इसमें तो सीधा इंसान अपनी जान से ही हाथ धो बैठता है, और इसीलिए मैं अब तक इस बात को अपनी माँ से छुपाता चला आ रहा था। उस लड़की के गायब होने के तकरीबन 1.5 महीने के बाद गांव से फिर से एक बार एक और लड़की इसी तरह से गायब हुई, और इस बार भी गांव वालों ने यही बात कही कि बाघ ने अपना अगला शिकार कर लिया है। लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि हर बार बाघ का शिकार कोई लड़की ही क्यों हो रही थी। गांव वालों को मैं समझा कर थक चुका था कि यहाँ पर अभी बाघ का कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन ना जाने कैसे पुलिस की छानबीन में आसपास के इलाके में बाघों के वह पंजों के निशान दिख जाते थे, जो कि मेरे अकॉर्डिंग
पूरी तरह से नकली थे। लेकिन आखिर कौन था जो इन बाघों के नकली निशानों को बना रहा था और इस तरह की घटना को अंजाम देकर सारा इल्ज़ाम उस जानवर के ऊपर डाल रहा था। मुझे अब इन सब के पीछे किसी बहुत बड़ी अनहोनी का अंदेशा होने लगा था। गांव वालों की लापरवाही इस कदर थी कि उन्होंने कभी भी लड़की की लाश को खोजने की हिम्मत ही नहीं जुटाई, जबकि मैंने अपने स्तर से बहुत खोजबीन की, लेकिन मुझे कहीं भी किसी भी गायब होने वाली लड़की की लाश कभी भी नहीं मिली। मैं इस बारे में गांव वालों से कई बार कहा भी, तो वह तो खुद से ही ये बात कहने लगे कि जानवर जब खींच कर ले गया है तो वह तो लड़की को अपना भोजन ही बना लिया होगा, और भोजन भी भला कहीं कोई छोड़ता है। आखिर यहाँ ये सब क्या हो रहा था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने अपने घर वालों को साफ साफ कह दिया था कि वह शाम ढलने के बाद वो घर से बाहर कदम भी नहीं निकालेंगे, फिर चाहे कितना ही ज़रूरी काम क्यों ना हो। इसी बीच मेरे दोस्त वैभव का मेरे पास फ़ोन आया। उसने मुझसे कहा कि उसकी पोस्टिंग दिल्ली में हो गई है, इसीलिए हम सभी दोस्त मिलकर एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं। क्योंकि नौकरी लगने के बाद से हम सभी इतना बिजी हो गए कि एक दूसरे के लिए हमारे पास समय ही नहीं निकला, इसलिए हमने ये फ़ैसला किया है कि हम एक 5 दिन की छोटी सी ट्रिप पर कहीं एक साथ घूमने जाएंगे और अपनी दोस्ती की पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे। ये बात सुनकर मैं बहुत खुश था। मैंने उसे तुरंत ही हाँ कह दी, लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी ये उलझन बार बार पैदा हो रही थी कि आखिर यहाँ के जंगलों में ऐसा क्या हो रहा है जो हम सबकी नज़र में आ ही नहीं रहा है। कई सारे ऐसे रहस्य थे जिनके सवालों के जवाब मुझे नहीं मिल रहे थे, और इस वजह से मैं अक्सर बेचैन ही रहता था, क्योंकि ना तो मुझे जवाब मिल रहे थे और ना ही मैं इन सब बातों के बारे में किसी से कुछ कह पा रहा था। अगर मैं अपने ऊपर से अधिकारियों से इस सब के बारे में कोई बात कहता भी तो मेरे पास अपनी बात को साबित करने के लिए कोई भी सबूत नहीं था, और बिना सबूत के मेरी किसी भी बात की कोई सुनवाई नहीं होती। इस वजह से मैं ना चाहते हुए भी अब तक खामोश था। अगले हफ्ते ही मैं दिल्ली पहुंच गया और उसके बाद हम सभी दोस्त मिलकर गोवा की एक शानदार ट्रिप पर गए। अभी हमें वहां 3 दिन बीते ही थे कि तभी मेरा जो दोस्त पुलिस में था उसके सीनियर का उसके पास फ़ोन आया और उससे कहा गया कि एक बहुत ही अर्जेंट केस आ गया है और इसीलिए उसे दिल्ली वापस आना पड़ेगा। ये खबर सुनकर हम सभी बहुत उदास हो गए थे, लेकिन फिर भी हमने खुद को समझाया कि कम से कम हमने एक दूसरे के साथ 3 दिन का वक्त तो अच्छा गुजारा। इसके बाद मैं अपने दोस्त वैभव के साथ उसके ही घर वापस लौट आया। मैंने सोचा कि जब मैं आया ही हूँ तो कम से कम कुछ दिन तो उसके साथ बिता ही लूँ। छुट्टी तो मैं लगा कर आया ही था। शाम को जब मेरा दोस्त वैभव घर वापस लौट कर आया तो मैंने उससे पूछा कि आखिर ऐसी कौन सी अर्जेंट बात हो गई थी कि तुम्हें अचानक वापस लौटना पड़ा। उसने कहा कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जिसकी बेटी अचानक ही गायब हो गई है, और जब उसकी लोकेशन को ट्रेस किया गया तो उसकी लोकेशन तेरे गांव के आसपास कहीं पर मिली है। लेकिन किसी को भी ये बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर दिल्ली की रहने वाली एक लड़की उत्तराखंड के छोटे से गांव में आखिर क्यों गई। उसके फ़ोन कॉल्स सभी चीज़ों के रिकॉर्ड निकाले गए हैं, लेकिन उनमें से भी कुछ खास पता ही नहीं चल पा रहा है। हम में से किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। वह जिस आदमी की बेटी है वह बहुत पैसे वाला है और इसीलिए सभी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि उसकी पहचान बहुत ही बड़े बड़े नेताओं से भी है और ये केस मुझे ही सौंपा गया है। मैंने अपने दोस्त से कहा कि ज़रा तुम मुझे उस लड़की की तस्वीर तो दिखाओ, मैं भी तो देखूं कि आखिर वह लड़की कौन है। जब मैंने उस लड़की की तस्वीर देखी तो वह एक सामान्य से रंग रूप की लड़की थी। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि काश वह लड़की सही सलामत अपने घर वालों को मिल जाए। मेरा दोस्त इस केस को लेकर बहुत परेशान था, क्योंकि इसके ऊपर से काफ़ी प्रेशर था। अगले दिन मेरे दोस्त के कुछ सीनियर ऑफिसर्स शाम के वक्त उससे मिलने के लिए उसके घर पर आए। मेरी भी उस वक्त उनसे मुलाकात हुई और हम लोगों ने
काफ़ी देर तक आपस में बातचीत की। उसके बाद वह लोग जब मुझसे मिलकर और मेरे दोस्त से मिलकर चलने लगे तो अचानक ही उनकी फाइल से एक तस्वीर नीचे गिरी। मैंने उन्हें वह तस्वीर उठाकर वापस की। उन्होंने उस तस्वीर को अपनी फाइल में रखा और फिर वह वहाँ से चले गए। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद मुझे न जाने क्यों ऐसा लगा कि जैसे उस तस्वीर में जो आदमी था उसे मैंने कहीं देखा था, लेकिन उस आदमी को मैंने कहाँ देखा था ये बात तो मुझे याद ही नहीं आ रही थी। मैं 2-3 दिन तक अपने दिमाग पर बहुत ज़ोर डालता रहा, लेकिन मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि आखिर मैंने इस आदमी को कहाँ देखा हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि एक तो वैसे ही गांव में जो कुछ भी हो रहा था उन सारी चीज़ों से मैं पहले से ही बहुत उलझन में था, और अब ये एक नई उलझन और मेरे माथे पर पड़ गई थी। मैंने फिर खुद को समझाया कि शायद ये मेरा वहम है। मैंने उस आदमी को कभी देखा ही नहीं होगा, क्योंकि अगर देखा होता तो 2-3 दिन में आखिरकार मुझे याद ही आ जाता। कभी कभी ऐसा होता भी है कि हम लोग किसी को पहली बार देखते हैं, लेकिन फिर भी हमें यह एहसास होता है कि जैसे हम उसे पहले भी देख चुके हैं। यही सब सोचते हुए मैंने खुद को समझा लिया और मेरे दोस्त के पास से मैं अपने गांव वापस लौट आया। एक बार फिर से मेरा वही रूटीन शुरू हो चुका था। आज की रात जब मैं अपनी पोस्ट पर गश्त दे रहा था, तभी मुझे अचानक ही एक पायल की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए। मैं तुरंत ही चौकन्ना हो गया और इस बार मैंने जो देखा उससे तो मेरे होश उड़ गए। एक साया ठीक मेरी आंखों से 100 मीटर की दूरी पर ही गुजरते हुए जा रहा था। मैं तुरंत ही दबे पांव उसके पीछे गया। आज कुछ भी करके मुझे इस रात से पर्दा हटाना था कि आखिर आधी रात को जंगल में ये लड़कियां कहाँ जाती हैं और क्या करती हैं। मैं धीरे धीरे उस लड़की का पीछा करता जा रहा था, और चाहे कहीं से भी, किधर से भी, किसी भी जानवर की आवाज़ आ रही हो, लेकिन मैंने अपनी नज़र उस लड़की के ऊपर से एक पल के लिए भी नहीं हटाई। कुछ दूर चलने के बाद वह लड़की ठीक उसी जगह पर पहुंची जहां पिछली बार जो लड़की गायब हो गई थी। वह लड़की वहां पर कुछ देर रुकी। वह अंधेरी रात थी, इसलिए मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह लड़की वहां खड़े होकर आखिर कर क्या रही है। लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। ऐसा लगा जैसे नीचे से ज़मीन फटी हो और वह लड़की उस ज़मीन में समा गई, और थोड़ी ही देर के बाद उस ज़मीन का मुंह बंद हो गया और वह लड़की गायब हो चुकी थी। मेरा तो सर चकराने लगा था। आखिर ये सब क्या था? क्या यहाँ पर कोई सुरंग है? मैं तुरंत ही वहाँ आगे बढ़ा, लेकिन वहाँ तो ज़मीन पूरी तरह से बंद थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ क्या। मैं यहाँ वहाँ हाथ पैर मार कर देखने लगा, लेकिन वह ज़मीन पूरी तरह से बंद थी। तो फिर अचानक से ये क्या हुआ? इसी सोच विचार में अचानक ही मेरा हाथ पास में खड़े हुए पेड़ के पास न जाने किस जगह पर लगा कि फिर से उस ज़मीन का मुंह फटा, और मैंने देखा कि ज़मीन के अंदर से सीढ़ियाँ दिख रही थीं जो कि कहीं पर होती हुई जा रही थी। मुझे ये सारा मामला समझ आ रहा था कि जंगल में मुझे दिखने वाली वह सारी लड़कियां अचानक ही कहाँ गायब हो जाती थीं। इसका मतलब यहाँ पर एक सुरंग है। मैं तुरंत ही उन सीढ़ियों से उतरता हुआ उस सुरंग के अंदर आगे बढ़ने लगा। वहाँ भी घना अंधेरा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ, लेकिन मैं रफ्तार से आगे बढ़ता चला जा रहा था और यहाँ वहाँ पर अंधेरे में हाथ मार रहा था कि तभी आगे मुझे हल्की सी रोशनी दिखने लगी और वह लड़की भी थोड़ी दूर पर नज़र आई। उस लड़की को देखते ही मैंने अपनी चाल और भी तेज कर दी, लेकिन फिर से कुछ दूर आगे जाकर वह लड़की अचानक मेरी आंखों के सामने से ओझल हो गई। अंदर पहुंचकर मैंने जो नज़ारा देखा उससे तो मेरी हैरानी की कोई इंतहा ही नहीं थी। वहाँ पर ढेर सारे कमरे बने हुए थे जिनमें बहुत ही छोटे छोटे बल्ब से जल रहे थे, लेकिन सभी में कुछ इस तरह के शीशे लगे थे कि अंदर का कुछ भी दिखाई ही नहीं दे रहा था, और ज़्यादातर कमरों में ताले पड़े हुए थे। आखिर ये सब क्या था? यहाँ पर बीचों बीच जंगल में ये सब हो क्या रहा है, वह भी ज़मीन के अंदर। मैं उस लड़की को यहाँ वहाँ ढूंढ रहा था, पर वह मुझे कहीं भी नहीं दिख रही थी। मुझे अंदर से बहुत डर भी लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है इसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं, और इन सब के बीच
में मैं इस वक्त यहाँ अकेला था और किसी को पता भी नहीं कि मैं यहाँ पर हूँ। तभी मैंने सोचा कि ये वक्त बहादुरी दिखाने का नहीं है। सबसे पहले मुझे खुद ही यहाँ से खुद को सही सलामत बाहर निकालना चाहिए, ताकि बाहर जाकर मैं सबको बता सकूं कि यहाँ जंगल के बीचों बीच में एक सुरंग है और जहाँ पर शायद कोई अवैध काम हो रहा है। यही सोचकर मैं वापस उसी रास्ते पर जाने लगा जहाँ से मैं आया था कि तभी अचानक मुझे एक लड़की के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। मैं तुरंत ही उस आवाज़ की तरफ आगे बढ़ने लगा और फिर मैं जिस कमरे से आवाज़ आ रही थी उसी की तरफ बढ़ा और वहाँ पर झांक कर देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। उस कमरे में 4 बाबा उस लड़की के साथ ऐसा काम कर रहे थे जो मैंने कभी जीवन में नहीं देखा था। वह सब अपनी आंखों के सामने देखकर मेरे पैर पूरी तरह से जम चुके थे। मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था और मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि मैं उस लड़की को बचा सकूं, क्योंकि वह 4 थे जो मुझे से भी ज़्यादा हट्टे कट्टे थे। अगर मैं उनका विरोध करता तो मैं उनके सामने 2 पल भी नहीं टिक पाता। इसीलिए मेरी उनसे भिड़ने की हिम्मत नहीं हुई। उन चारों ने मिलकर उस लड़की की हालत पूरी तरह से ख़राब कर दी थी। वह लगातार 5 घंटे तक बड़ी बारी बारी उसके साथ जो करते रहे, उससे तो वह बेचारी बेहाल हो गई थी और इधर मेरे भी खून सूख चुका था। लेकिन मैं करता क्या? जब वह लोग अपने कारनामे से निपटे तब मुझे जाकर होश आया कि मुझे तो यहाँ से निकलना चाहिए, वरना ये लोग मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। इसी के साथ मैं तुरंत ही तेज़ी से भागता हुआ उसी रास्ते से बाहर निकल गया जिस रास्ते से मैं आया था। मेरी सांसें बुरी तरह से ऊपर चढ़ चुकी थी। मैं जब अपनी पोस्ट पर पहुंचा तो वहां पर मेरे साथ रहने वाला चौकीदार आ चुका था। वह कहने लगा कि सर, आपको तो मैं बहुत देर से ढूंढ रहा था, लेकिन आप कहाँ चले गए थे? मैं अभी भी जो कुछ देख कर आया था उससे तो ऐसा लगा कि जैसे मेरी ज़ुबान पर ताला लग चुका था। मेरी हालत डर के कारण बहुत बुरी हो चुकी थी। इसीलिए मैं तुरंत ही उससे तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर अपने घर वापस लौट आया। मुझे अचानक घर पर देखकर माँ भी परेशान हो गई, लेकिन मैंने उनसे कहा कि आप परेशान मत हो, मैं बस थोड़ी देर सो लूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। मैं चुपचाप इसीलिए सोने के लिए लेट गया। सुबह जब मैं सोकर उठा तब तक मेरा दिमाग थोड़ा शांत हो चुका था। इसीलिए मैं एक बार फिर से शांति से बैठकर उस रात वाले पूरे वाक़ये को याद कर रहा था कि तभी अचानक मुझे कुछ ही याद आया। कल रात मैंने जिस लड़की को देखा था वह तो वही लड़की थी जिसके बारे में वैभव बात कर रहा था, जिसकी तस्वीर मुझे वैभव ने दिखाई थी। वह लड़की जो उस बिजनेसमैन की बेटी थी। मैंने तुरंत ही वैभव को फ़ोन करके इस पूरी घटना के बारे में सब कुछ बता दिया। सारी बात सुनकर वैभव के भी होश उड़ चुके थे। उसने कहा कि मैं फ़ौरन ही यहाँ से अपने सीनियर ऑफिसर्स की टीम को लेकर निकल रहा हूँ। तुम भी वन अधिकारियों को लेकर उस जगह पर पहुँचो और उस जगह की घेराबंदी करवा दो। इसके बाद मैं तुरंत ही जंगल की तरफ जाने के लिए तैयार होने लगा कि तभी अचानक फिर से एक चीज़ मेरी आंखों के सामने से घूम गई। लेकिन मैं अभी भी कंफर्म नहीं था कि मैं जो सोच रहा हूँ वही बात सच है। मैंने तुरंत ही वैभव को फ़ोन लगाया और उसे याद दिलाया कि एक दिन जब मैं वहाँ था तो एक ऑफिसर हम लोगों से मिलने आए थे और उनकी फाइल से एक तस्वीर गिरी थी। मैंने वैभव से कहा कि क्या तुम उस तस्वीर को इसी वक्त मुझे मेरे व्हाट्सएप पर भिजवा सकते हो? वैभव ने कहा कि मैं कोशिश करता हूँ। इसके बाद 10 मिनट के बाद ही वह तस्वीर मेरे फ़ोन पर थी और मुझे ऐसा लगा कि जैसे इस बार मैं श्योर हूँ कि वह तस्वीर किसकी है। मैंने तुरंत ही अपनी मोटरसाइकिल निकाली और पास की फ़ोटो स्टोरेट की दुकान पर पहुँचा और वहाँ से मैंने उस तस्वीर का एक प्रिंट निकलवाया और घर आकर मैंने उस तस्वीर की दाढ़ी मूछें बनाई और फिर तो मेरा शक पूरी तरह से यकीन में बदल चुका था। मैंने तुरंत ही वैभव को फ़ोन करके इस बारे में भी पूरी बात बता दी, जिसे सुनकर उसके होश उड़ चुके थे। वह कहने लगा कि इस एक केस के साथ साथ लगता है कि ये दूसरा केस भी सॉल्व हो जाएगा। मैंने उससे पूछा कि आखिर वह दूसरा केस किस चीज़ का है, तो वह कहने लगा कि अब मैं तुझे सारी बात वहाँ पर आकर ही बताऊँगा। इसके बाद मैंने अपने लोगों की एक टीम तैयार की और जिस जगह पर वह सुरंग थी उस जगह को जाकर मैंने घेर लिया।
शाम तक वैभव अपने सभी ऑफिसर्स को लेकर वहाँ पर पहुँच चुका था। इसके बाद ही हम सब उस सुरंग के अंदर गए और जब हम वहाँ पहुँचे और वहाँ पर बने हुए सभी कमरों के ताले तोड़कर अंदर का नज़ारा देखा तो हम सब के पैरों तले की ज़मीन ही निकल चुकी थी। वहाँ पर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हर कमरे में एक लैब थी और न जाने कितने ही सारे ऐसे पाइप लगे हुए थे जिनमें से कुछ जगह पर गैस निकल रही थी और कुछ में से कुछ अजीब सा पदार्थ बहता हुआ जा रहा था। ये सब क्या था? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मुझे क्या, वहाँ पर हम सभी लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह पाइप एक कमरे से होते हुए दूसरे कमरे में दीवारों में जो छेद थे उनसे निकल कर गए हुए थे। इसके बाद हम एक ऐसे कमरे में पहुँचे जो बहुत बड़ा हॉल था। उस हॉल में चारों तरफ पर्दे पड़े हुए थे और जैसे ही हेड ऑफिसर ने कांस्टेबल से उन पर्दों को हटाने के लिए कहा और वह पर्दे हमारी आंखों के सामने से हटे तो हम सब दंग रह गए। हम सब के पसीने छूट गए थे क्योंकि हम सब में से शायद किसी ने भी इस तरह के नज़ारे की कभी कल्पना नहीं की थी। सामने कई सारे बहुत बड़े बड़े कांच के जार बने हुए थे जिनमें हर एक जार में एक लड़की थी। वह लड़कियां एक अजीब से पदार्थ में डूबी हुई थी। मैंने जब उन लड़कियों को ध्यान से देखा तो उनमें से कुछ लड़कियां तो मेरे ही गांव की थीं, जिन्हें गांव वालों ने जिनके लिए ये मान लिया था कि उनका शिकार तो बाघ ने ही कर लिया है। ऑफिसर ने अपनी फाइल में से कुछ लड़कियों की तस्वीरें निकाली और फिर उन लड़कियों के चेहरों से उन तस्वीरों को मिलाना शुरू किया और वह सारी की सारी लड़कियां उस हॉल के एक बड़े से जार में कैद थीं। लेकिन इन सारी लड़कियों की लाशों को इस तरह से इन जारों में क्यों रखा गया था और ये किस तरह के पदार्थ में डूबी हुई हैं? इस सब का आखिर क्या मकसद था? इसके बारे में किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अभी हम सब यही सब देख रहे थे कि तभी अचानक ही वही 4 बाबा जिनको उस रात मैंने उस लड़की के साथ गलत करते हुए देखा था, वह उस हॉल में आए और हम सबको देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि उनकी पोल पट्टी इस तरह से खुल चुकी होगी। तुरंत ही उन सबको पकड़ लिया गया और फिर जो बात हम सभी के सामने खुलकर आई उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। दरअसल ये वही बाबा था जिसके पास उस दिन मेरी माँ मुझे आशीर्वाद दिलाने के लिए लेकर जा रही थी और बाकी के 3 जो और बाबा उसके साथ थे वह उसके चेले थे, जबकि असलियत में वह कोई बाबा नहीं था। सीनियर ऑफिसर ने बताया कि ये एक साइंटिस्ट है जो तरह तरह के अजीबोगरीब प्रयोग करता है, जिसकी वजह से इसने अभी तक और भी न जाने कितने ही लोगों की जान ले ली है। पहले तो इसके इन अजीबोगरीब प्रयोगों के बारे में किसी को भी पता नहीं चला, लेकिन जब इसका पागलपन हद से ज़्यादा बढ़ता गया और इसके इस जुनून की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़ती गई, तब इसके काले कारनामे सभी के सामने आए और जब पुलिस ने जांच की तो वो दंग रह गई। इसने आज तक ऐसे ऐसे प्रयोग किए हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन ये पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया और तब से ही हम लोग इसकी तलाश कर रहे थे। लेकिन हमें नहीं पता था कि ये 2 अलग अलग केसों का आपस में कोई भी रिश्ता होगा। इसके बाद जब उस बाबा या फिर उस वैज्ञानिक से पूछा गया कि आखिर उसने लड़कियों के साथ ये क्या किया है, तो उसने बताया कि वह लड़कियों के शरीर से किसी विशेष तरह का केमिकल तैयार करके ऐसा परफ्यूम बनाना चाहता था जिसकी महक इस दुनिया के किसी भी परफ्यूम को मात दे दे और उसकी महक सूंघते ही हर कोई मदहोश हो जाए, ऐसा मदहोश जिससे कि वह उसे अपने बस में कर सके। उस वैज्ञानिक के दिमाग की ये खुरापात सुनकर तो हम सब दंग रह गए थे। वह कहने लगा कि लड़कियों में पहले से ही ऐसा आकर्षण होता है कि लोग उनकी तरफ खिंचे चले जाते हैं और फिर अगर लड़कियों के शरीर का इस्तेमाल करके अगर ऐसा कोई खुशबूदार इत्र बना लिया जाता तब तो मैं पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकता था। और बस इसी प्रयोग की वजह से मैं इन सभी लड़कियों को बाबा का भेष रख के इस बात का लालच दे दिया करता था कि अगर वह आधी रात को मेरे पास आएंगी तो मैं उन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बना दूंगा। और जो भी लड़कियां मेरे झांसे में आ गईं उनके साथ पहले तो हम लोगों ने अपनी इच्छा पूर्ति की
और उसके बाद अपने शोध को पूरा करने के लिए हमने उनके शरीर को इन कंटेनर्स में सुरक्षित करके रख लिया। जिस वक्त वह वैज्ञानिक इन सारी बातों के बारे में कह रहा था तो उसके चेहरे का जुनून और उसका पागलपन देखने के लायक था। वह इतना आत्मविश्वास से भरा हुआ था कि जैसे वह जो भी कह रहा है उसकी एक एक बात सच साबित हो ही जाएगी, जबकि उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसके इस पागलपन की वजह से उसने न जाने कितनी ही लड़कियों की और उनके घर वालों की ज़िंदगी खराब कर दी थी। साथ ही उसने ये भी बताया कि इस गांव की लड़कियों को गायब करने के बाद उसने बाघ का सहारा लिया। उसने नकली पंजरों की सहायता से वहां पर बाघ के पैरों के निशान बनाए ताकि गांव वालों को यही लगे कि गांव से गायब होने वाली लड़कियों को बाघ अपना शिकार बना रहा है, ताकि किसी का भी शक दूसरी दिशा में ना जाए। हर कोई बस जानवर को ही जिम्मेदार समझे। उस वैज्ञानिक को जो पुलिस पकड़ कर ले गई तो गांव वालों को पता चला कि दरअसल वह कोई बाबा नहीं बल्कि वैज्ञानिक था। इसीलिए उसने गांव वालों को कुछ ऐसे चमत्कार दिखा दिए थे जिनकी वजह से गांव वाले उसे बहुत ही चमत्कारी बाबा मानने लगे थे। गांव के लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, उन्हें विज्ञान की अभी भी उतनी जानकारी नहीं हुई है कि वह ये समझ सकें कि कुछ विशेष तरह के केमिकलों का इस्तेमाल करके हम ऐसी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो हमारे लिए तो किसी भी जादू से बिल्कुल भी कम नहीं हैं। और इसीलिए इन सब बातों में बेचारे गांव के जो भोले भाले लोग होते हैं वो आ जाते हैं, क्योंकि वह उतनी ज़्यादा चालाकी नहीं दिखाते और इस तरह के जो चालाक लोग होते हैं वो उन्हें अपनी बातों में फंसा लेते हैं और इससे वो सबका फ़ायदा उठाते हैं। ऐसा ही उस वैज्ञानिक ने भी उठाया था। इसीलिए उसने अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए इस जगह को चुना, क्योंकि ये इलाका सुनसान था। यहाँ पर कोई भी जल्दी उस पर शक नहीं करता और जंगल के बीचों बीच में उसने अपना ठिकाना इस तरह से बना लिया था कि कभी किसी को शक ही नहीं होता, क्योंकि जंगल में गांव वालों को जानवरों के डर की वजह से आना जाना भी नहीं होता। उस वैज्ञानिक और उसके साथियों को तो उसके किए की सज़ा मिल गई थी, लेकिन वह बेचारी बच्चियाँ जो उसकी बातों में आ गई वह अपनी जान से हाथ धो बैठी थी। मुझे तो सोच सोच कर इस बात पर बहुत दुख होता था कि आज के समय में कुछ लोग अपने मकसद को पूरा करने के लिए किसी भी इंसान की जान लेने में ज़रा सा भी हर्ज नहीं करती है। किसी की जान लेना बच्चों के खेल के बराबर हो चुका है। सिर्फ अपने पागलपन के लिए वो लोग सिर्फ उस वैज्ञानिक ने न जाने कितने ही लोगों की बलि चढ़ा दी। दोस्तों, हमें कभी भी किसी भी तरह के अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए और ना ही कभी इन सब बातों में आना चाहिए कि कोई किसी भी मंत्र दवा के जरिए हमें पैसे वाला बना देगा, खूबसूरत कर देगा या हम जिसे पाना चाहते हैं वह उसे हमें दिला देगा। ये सारी बातें बिल्कुल पूरी बकवास होती हैं। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो वह आपको या तो अपनी मेहनत के दम से कमाना होगा या फिर रंग रूप की बात अगर हम करते हैं तो वह तो भगवान ने हमें जैसा बनाया है हमें उसमें ही खुश रहना सीखना होगा, क्योंकि कई बार हम अपनी इच्छाओं में इस कदर अंधे हो जाते हैं कि लोग हमारा गलत फ़ायदा उठा लेते हैं। तो दोस्तों, मेरे द्वारा लिखी हुई ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।